नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और फिर से एक बार हर रोज की तरह ठीक 8 बजे आपके सामने हूँ और हम डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट जीएस और जीके का। तो इसमें हम जो क्वेश्चन शामिल करते हैं आपके लिए वो है पिछले सालों में जो प्रश्न पत्रों में पूछे गए प्रश्न हैं, प्लस जो अति संभावित प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं, और प्लस करंट अफेयर्स के भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो हमारा मेनली फोकस है एनटीपीसी का एग्जाम और एसएससी जीडी का एग्जाम। तो आप अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है ये क्लास, क्योंकि इस क्लास में क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करेंगे ही हम, साथ ही साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको दी जाएगी जिससे आप कम से कम 5 और सवालों के जवाब करेक्ट करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, और जो अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास हेल्पफुल है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही आते हैं, उसी टॉपिक से आते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, तो ये आप सभी जुड़े रहिए क्लास के साथ। और एनटीपीसी और एसएससी जीडी वाले भाई इस बार सिलेक्शन लेके मानना है। क्या करके मानोगे? सिलेक्शन लेके मानना है आपको। ठीक है, चलो सवाल है आपके सामने। राइट टू वोट इन इंडिया, भारत में जो वोट देने का अधिकार है वो क्या है? भारत में जो वोट देने का अधिकार है, वो मोदी जी आए थे ना ऐसे सबका साथ सबका विकास, तो मोदी जी को हम लोगों ने वोट दे दिया, तो हमारा वोट देने का अधिकार है, राइट टू वोट है हमारे पास। तो वोट देने का अधिकार क्या है? क्या वोट देने का अधिकार फंडामेंटल राइट है? क्या वोट देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? क्या वोट देने का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है? या क्या वोट देने का अधिकार कानूनी अधिकार है? बताओ भाई, वोट देने का अधिकार इनमें से किस प्रकार का अधिकार है? बता दें सभी, जल्दी बताएं। फंडामेंटल राइट्स आपको पता ही है कितने हैं? फंडामेंटल राइट्स आपको पता ही है कितने हैं? संवैधानिक राइट का कोई मतलब नहीं है, नेचुरल राइट नहीं, लीगल राइट इसका आंसर हो जाएगा। जो वोट देने का अधिकार है भाई वो कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। और ऐसा ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में कहा था कि वो निर्णय जो जजमेंट कौन सा है? कुलदीप नायर, कुलदीप नायर वर्सेस, कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये एक जजमेंट दिया था कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो राइट टू वोट है वो लीगल राइट है, वो लीगल राइट है। ठीक है, ये 2000 के बाद आया है जजमेंट, कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया सुनवाई करने के बाद कि ये जो राइट टू वोट है, वोट देने का अधिकार है, वो कानूनी अधिकार है। वोट देने का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है फंडामेंटल राइट्स तो 6 होते हैं, 6 होते हैं। शुरुआत में फंडामेंटल राइट्स 7 थे, 7 थे। अब आपके लिए सवाल भी ले लेते हैं यहां पे। जो फंडामेंटल राइट हटाया गया है, क्योंकि पहले 7 थे, अब वर्तमान में 6 है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, तो एक कम हो गया। वो एक जो कम हुआ है वो कौन सा था? कौन सा फंडामेंटल राइट हटाया गया है? हटाया गया है, तो एक तो नाम बताना है कौन सा फंडामेंटल राइट हटाया गया है, प्लस किस संशोधन के माध्यम से हटाया गया, माध्यम से हटाया गया। ये दोनों सवालों के जवाब देने आपको, यानी कि कौन सा वो फंडामेंटल राइट है जो फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया है, उसका नाम, और जो वो हटाया गया है उसके लिए संविधान में कौन से नंबर का संशोधन किया गया था। ठीक है दोस्त, ये जवाब देना है आपको। 22वां प्रश्न, दिनेश गोस्वामी जो कमेटी है, जो दिनेश गोस्वामी समिति है, उसका संबंध किससे है? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? 22वां प्रश्न बताएं। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो
बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित है क्या ये? नहीं, गलत बात है। चुनाव सुधार इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित है, हाँ ये सही है। और तीसरा, उत्तर पूर्वी में उग्रवाद को कम करने के लिए कदम, ये भी नहीं है। चकमाओं की समस्याओं को कम करने के लिए, नहीं है। ये दोस्त दिनेश गोस्वामी कमेटी आपकी इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित है, इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित है। अब इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग जो लोकसभा चुनाव के लिए है, लोकसभा चुनाव, उस बात को लेकर इसमें चर्चा हुई कि लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार से पैसा दिया जाता है, डोनेशन आता है, तो उस चीज से संबंधित है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, यानी कि ट्रांसपेरेंसी रहे कहां से कितना पैसा आ रहा है। तो लोकसभा का जो चुनाव है, लोकसभा इलेक्शन, तो वहां पे गवर्नमेंट की फंडिंग से रिलेटेड है। ये लोकसभा के जो चुनाव है उसमें गवर्नमेंट की फंडिंग से रिलेटेड है, यानी कि चुनावी सुधार, इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित है दिनेश गोस्वामी कमेटी। अगला प्रश्न आपके सामने है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 सूची 1 और सूची 2 को ध्यान में रखते हुए मैच करना है और सही आंसर का चयन करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो देखो जी, एक तरफ दिए हैं व्यक्ति का नाम, यात्री, और दूसरी तरफ वो किस देश के रहने वाले थे। एक तरफ दिए है यात्री का नाम, दूसरी तरफ वो किस देश का रहने वाला था। तो देखो पहले पे दिया है वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा कहां का था? पुर्तगाल का। वास्को डी गामा कहां का था? पुर्तगाल का। तो देखो यहां दो आ रहा है, देखो यहां देखो, समझ जाओ, वास्को डी गामा तो पुर्तगाली था। कहां आया था? 1498 में कालीकट नाम के बंदरगाह पर उतरा था वास्को डी गामा, कालीकट बंदरगाह, ठीक है। कालीकट का जो राजा था उस समय, उस राजा का नाम था जमोरिन। जमोरिन जमोरिन ने उसका खूब स्वागत किया, जमोरिन ने उसका खूब स्वागत किया और मिर्च मसाले ले जाने की परमिशन दे दी उसको। अच्छा, वास्को डी गामा ने भी, जो राजा था ये जमोरिन, उसको एक जहाज गिफ्ट में दिया था, जहाज गिफ्ट में दिया था। जब भारत वो आ रहा था, भारत जब आ रहा था तो रास्ते में उसको एक जहाज मिल गया होगा, उस जहाज को ले आया साथ में और जमोरिन को गिफ्ट दे दिया। जमोरिन भी खुश हो गया जैसे मोगेम्बो खुश होता है। तो 1498 में कालीकट नाम के बंदरगाह पर वास्को डी गामा उतरा था। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली था जो भारत आया था, है ना। और क्रिस्टोफर कोलंबस, ये कहां का था? स्पेन का। कैप्टन कुक कहां का था? ग्रेट ब्रिटेन का। और मान कहां का था? हॉलैंड का। ठीक है, तो 2143 आंसर हो जाएगा, 23 का हो जाएगा आंसर बी। 23 का आंसर क्या होगा? बी। अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो आप, मान लो आपको कुछ नहीं पता, मान लो आपको कुछ नहीं पता, अब सिर्फ एक चीज अगर आप पता हो ना इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको, अब वास्को डी गामा हम स्कूल में पढ़ते ही हैं, स्कूल में भी पढ़ा है, याद आ जाता है हमें। तो वास्को डी गामा का हमें पता है कि वो पुर्तगाल का रहने वाला था, इतना बस पता है। बस इतनी एक चीज पर ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन इसमें ऐसे रखे गए हैं। पहले का हो गया दूसरा, ये तो सही है 100%। पहले का दूसरा यानी कि दूसरा। अब दूसरा और देख लो किसी ऑप्शन में है क्या? नहीं है, तो सारे ऑप्शन गलत। अब ये सही होगा, तो सभी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, यानी कि सेकंड नंबर पे पुर्तगाल है और सेकंड किसी ऑप्शन में नहीं है सिवाय एक में, तो वही ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, चलो अगला प्रश्न। हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड? व्यापार के लिए भारत आने वाले पहले यूरोपीय व्यक्ति कौन थे? यूरोप से आने वाला पहला व्यक्ति जो भारत में आया था व्यापार करने के लिए, वो कौन था? अब हमें पता है
डच कंपनी भी आई, फ्रेंच कंपनी भी आई, अंग्रेज भी आए, पुर्तगाली भी आए। लेकिन हम ये भी जानते हैं, जस्ट अभी अभी हमने देखा कि जो वास्को डी गामा है, वास्को डे गामा, ये वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला है? पुर्तगाल, यानी कि ये पुर्तगाली हो गया। ठीक है, ये सबसे पहले भारत आया, सबसे पहले भारत आया। अभी हमने बात की 1498 कहाँ उतरा? कालीकट नाम के बंदरगाह पर। कालीकट का राजा हुआ करता था जमोरिन। ये सब बातें मैंने अभी बताई हैं आपको। ठीक है, तो 1498 में जो है वास्को डी गामा सबसे पहले आया था यूरोपियन कंपनी की अगर बात करें हम, तो पुर्तगीज आंसर हो जाएगा इसका, पुर्तगाली। ठीक है, तो व्यापार के लिए भारत आने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? कहाँ के थे? पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों की तरफ से कौन सा व्यक्ति भारत में आया था पहले? तो वो आया था वास्को डी गामा। कौन आया था दोस्त? वास्को डी गामा आया था। अगला प्रश्न, बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस इज द वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड? मतलब जो कश्मीर घाटी है ना दोस्त, भाई साहब कश्मीर, कश्मीर जो घाटी है, कश्मीर जो घाटी है, कश्मीर घाटी, ये किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में अवस्थित है? मतलब कश्मीर घाटी, उसके एक तरफ एक पर्वत श्रृंखला, दूसरी तरफ एक पर्वत श्रृंखला, बीच में कश्मीर घाटी। तो वो दो पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं? तो वो दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं भाई, एक तो ग्रेट हिमालयाज एक तरफ है और दूसरी तरफ पीर पंजाल है और बीच में है कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बसी हुई है? एक तरफ ग्रेट हिमालय आता है और दूसरी तरफ पीर पंजल आता है, यानी कि बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्त। यहां देख लो आप मैप में, ये मैप है आपके सामने, कलर चेंज कर लेता हूं आपको दिखाई देगा। ये देखो, ये पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल रेंज ये हो गई, और ठीक इसके दूसरी तरफ ये ग्रेट हिमालयन रेंज हो गई। तो ग्रेट हिमालयन रेंज और पीर पंजाल रेंज के बीच में ये कश्मीर घाटी है, ये पूरी कश्मीर घाटी है। ठीक है, और श्रीनगर बिल्कुल बीच में है, ये है बीच में श्रीनगर, बीच में क्या है? श्रीनगर है। ठीक है दोस्त, तो ये याद रखना है आपको, कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बसी हुई है? एक तरफ है पीर पंजाल रेंज और दूसरी तरफ है ग्रेट हिमालयन रेंज। तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। बोलो हाँ, करेक्ट हो जाएगा ना। चलो आगे बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी, अमरकंटक और डोडाबेट्टा और महेंद्रगिरी। तो अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी नाम याद रखेंगे, ये साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है। यहां मैप में देखो आप, ये है अनाईमुड़ी, साउथ इंडिया की पीक है अनाईमुड़ी। तो अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक, अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया एंड पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट माउंटेन। जो वेस्टर्न घाट माउंटेन है उसका एक हिस्सा है ये। ठीक है, और ये कहाँ लोकेटेड है? ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, केरला की इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है। और वहीं जो दाबोबेट्टा शिखर है उसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, और अमरकंटक की 1065 मीटर और महेंद्रगिरी की 1501 मीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये है अनाईमुड़ी पर्वत चोटी, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जंक्शन पे कौन सा है? अन्नामलाई हिल्स है, नंदी हिल्स है, नीलगिरी हिल्स है या पालनी हिल्स है? मतलब ऐसे समझो आप, जैसे यहां पे एक हिल है, यहां पे एक हिल है और एक तरफ बसा हुआ है क्या? कर्नाटक, एक तरफ कर्नाटक बसा हुआ है मान लो, एक तरफ केरल बसा हुआ है,
और एक तरफ क्या आ जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु। तो इन तीनों के बीच में ट्राई जंक्शन पर त्रिकोणीय में कौन सी पर्वत श्रृंखला है इस जगह पे? तो वो नीलगिरी हिल्स हैं। कौन सी हैं? नीलगिरी हिल्स के तीनों तरफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है। यहां मैप में देखें आप, ये देखिए, यहां देखो ये वाला हिस्सा तमिलनाडु का है और ये कर्नाटक का है, ठीक है, और ये केरला का है। तो केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक, और ये बीच में हिल है। तो कौन सी है? नीलगिरी हिल्स है। यहां पे ये देखो, ये वाला जो हिस्सा है नीलगिरी, तो ये केरला हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु हो गया, और यहां कर्नाटक, ठीक है। तो ये ट्राई जंक्शन पर ये वाला जो हिस्सा है रेड रेड, ये पूरा कर देता हूं मैं। ये जो रेड रेड हिस्सा है ये आपका क्या है? ये आपका है नीलगिरी हिल्स, ठीक है, याद रहेगा। नीलगिरी हिल्स किसके बीच में है? कर्नाटक एक तरफ केरला है और दूसरी अगली तरफ तमिलनाडु है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। अगला सवाल देखिए, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू, वैश्वीकरण की प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन, तो इसकी प्रक्रिया का मतलब होता क्या है एक्चुअली? वैश्वीकरण की प्रक्रिया होती क्या है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया बता दो। ए ऑप्शन, क्रिएशन ऑफ ग्लोबल ट्रेडिंग ब्लॉक्स, वैश्विक व्यापार ब्लॉकों का निर्माण करना, ये ग्लोबलाइजेशन है क्या? ना। बी, डिसमेंटलिंग बैरियर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो रुकावटें आ रही हैं उनको खत्म करना, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत अच्छे से चल सके, एक देश का व्यापार दूसरे के साथ अच्छे से चल सके। क्या ये ग्लोबलाइजेशन है? तो बिल्कुल सही बात है। वैश्वीकरण का मतलब है हम दूसरे देशों से आयात निर्यात कर पाए अच्छी तरह से, कोई रुकावट ना आए, और कोई रुकावट आएगी भी कैसे? WTO इसके लिए बैठा हुआ है, WTO इसके लिए बैठा हुआ है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था WTO के बारे में। तो WTO क्या करता है? WTO का उद्देश्य की अगर हम बात करें, WTO की स्थापना का उद्देश्य क्या है? व्यापार विकास, व्यापारिक विकास, व्यापार का विकास होना चाहिए, ये इसका उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए WTO की स्थापना की गई थी। कब की गई थी बताएगा कमेंट करके कोई? तो 1 जनवरी 1995 को की गई थी, ठीक है। और भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है, भारत इसका संस्थापक सदस्य है, भारत इसका संस्थापक सदस्य है, इंडिया, ठीक है। अब सवाल आपके लिए है क्वेश्चन, WTO को पहले किस नाम से जाना जाता था? WTO को पहले किस नाम से जाना जाता था? उसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, सभी को देना है। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा, ठीक है। तो ये बी आंसर हो जाएगा दोस्त इसका, क्या कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को दूर करना ही ग्लोबलाइजेशन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सभी बाधाएं खत्म हो जाएं, हर एक देश विश्व के अन्य देशों के साथ आयात निर्यात कर पाए, कोई ट्रेड बैरियर ना हो, कोई रुकावट पैदा ना हो, तो तब हम समझेंगे कि और अच्छे से ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस चल रही है, ठीक है। चलो, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, हाल ही में क्या हुआ है? वो कौन सा राज्य है जिसने पिंक अलार्म सिस्टम लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य ने सरकार द्वारा संचालित जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पिंक अलार्म सिस्टम शुरू किया है? अब वो कोलकाता वाली लड़की लेडी डॉक्टर का केस आपके सामने पता ही है ना? तो उसके साथ दुष्कर्म करके उसको मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं हमें महिला सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए
जो जिला अस्पताल होते हैं, सरकारी अस्पताल, और जो मेडिकल कॉलेज होते हैं, उसमें महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक पिंक अलार्म सिस्टम शुरू किया गया है। क्या? पिंक अलार्म सिस्टम शुरू किया गया है। तो ये कौन से राज्य ने किया है? ये कौन से राज्य ने किया है? तो ये भाई मध्य प्रदेश ने किया है। किसने किया है? मध्य प्रदेश ने ये किया है पिंक अलार्म सिस्टम महिलाओं की सुरक्षा के लिए। वो महिलाएं जो जिला अस्पताल में काम कर रही हैं, मेडिकल कॉलेज में हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए ये पिंक अलार्म सिस्टम मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक है। अगला, इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड किसके अधीन काम करता है? क्या बोलेंगे इसको? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, शॉर्ट में इसको कहेंगे FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ये किस चीज को प्रमोट करता है? कि दूसरे देशों से हमारे यहां FDI, विदेशी प्रत्यक्ष जो कर है, FDI मतलब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ये ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में आए, इस चीज को प्रमोट करने के लिए FIPB जो बोर्ड है वो काम करता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। तो अब आपसे सवाल ये पूछा गया है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड किसके अधीन रहकर काम करता है? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन रह के काम करता है, या विदेश मंत्रालय के अधीन रह के काम करता है, या वाणिज्य मंत्रालय के अधीन रह के काम करता है, या वित्त मंत्रालय के अधीन रह के काम करता है? 30वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड किसके अधीन रह के काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा टी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के अधीन रह के काम करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। क्लियर है? ठीक है। देखो, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है यानी कि विदेशी निवेश, जो विदेशी निवेश है वो विदेशी निवेश दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं FDI, एक को बोलते हैं FII। FDI वाला वो पैसा होता है जो हमें दिखाई दे, जो हमें दिखाई दे, यानी कि विदेश की कोई कंपनी आकर हमारे देश में जो है कंपनी बना लेती है, तो उस कंपनी में लोग काम करने लगेंगे, तो वो हमें दिखाई दे रहा है, तो ये FDI कहलाएगा। FII वो है कि विदेश की कोई कंपनी या व्यक्ति हमारे देश के शेयर बाजार में पैसा लगाए और शेयर खरीदे और प्रॉफिट हो जाए उसे, तो बेचकर निकल जाए, तो वो FII कहलाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप क्लास आपको समझ में आई होगी। देखिए, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होगी आपकी समझ रहे हो ना? कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होगी आपकी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। शॉर्ट तरीके से सक्सेस नहीं मिलेगी, और मिल भी गई तो वो ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। मेहनत से अगर सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, उसको आप लंबे समय तक एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। क्लास को शेयर जरूर कर दो भाई, और कमेंट जरूर करो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताओ क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।